हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे सारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 8। आज हम लोग देखेंगे 8 नंबर लेसन है हमारा। और आधारिक जो आपकी संरचना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो इसकी आधारिक संरचना को हम लोग पढ़ेंगे और इस पर बात भी करेंगे। तो अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर में कोई डाउट बनेगा, आप मुझसे पूछेगा, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे। हमारे सामने है आधारिक संरचना, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। और आपने सुना होगा, हमारे न्यूज़पेपर में बड़ी आम चर्चा रहती है, आधारिक संरचना को डेवलप करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको देखेंगे, उसको करेंगे। ठीक है, इन सब के विषय में भी आपका जो है हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब आधारिक संरचना की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो चैप्टर नंबर 8 आपके सामने है। ये देखिए, चलिए, तो चैप्टर हमारे सामने था और कह रहे हैं कि अनेक वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता है प्रतीक्षा कर सकती हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं, उसे हम कल नहीं कह सकते, उसका नाम आज है। कह रहे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है और हम उनका वेट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी बच्चे को वेट करने के लिए नहीं कह सकते, उसे कल नहीं कहा जा सकता, उसका मतलब आज ही है। और ये एक कोटेशन दी है किसके साथ? चिली की गैरियाल मिस्टल के साथ। क्लियर है? और ऐसा किसके बारे में कहा है? आधारिक संरचना के बारे में कहा है कि आप आधारिक संरचना को कल नहीं कह सकते, क्या चाहिए? आज। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे बेसिकली कि आधारिक संरचना है क्या, उसको डेवलपमेंट करने के क्या प्रयास हैं, कैसे हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता प्राप्त कराती है, क्या हमारे लिए बेनिफिट है उसके, कैसे डेवलपमेंट के आयाम में पहला फैक्टर के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है, और सबसे पहले आधारिक संरचना बेसिकली है क्या, इसका हम परिचय पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। तो इसी के परिचय में हम लोग आपका देखने जा रहे हैं। इसी में आप देखिए, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भारत में अनेक राज्य, अनेक क्षेत्रों के कुछ राज्यों के मुकाबले अधिक अच्छी तरह से क्यों कार्य कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आपने कभी महसूस किया है कि कुछ क्षेत्र या कुछ स्टेट या कुछ डिस्ट्रिक्ट बड़ा अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं? क्यों है ऐसा? कृषि और बागवानी में, उत्पादन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समृद्ध क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि जो आपकी कृषि है और जो आपका बागवानी है, उनमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल समृद्ध, मतलब वो सशक्त क्यों है? औद्योगिक तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अपेक्षा आगे क्यों है? स्वयं ईश्वर ये देश के रूप में प्रसिद्ध केरल साक्षरता, स्वास्थ्य की देखभाल और सफाई में प्रवीण कैसे प्राप्त कर रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है? अगर आप लोग साफ सफाई, स्वास्थ्य और एजुकेशन के मामले में देखोगे तो आपका केरल को कोई टक्कर नहीं दे सकता, ये बहुत आगे है। और ये क्या करता है? पर्यटन को आकर्षित करता है। वहीं अगर आप सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में देखोगे तो वहां सारे उद्योग में आपका कर्नाटक, और इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। और आप जानते हैं कि बेंगलुरु को हम लोग कैपिटल हब के रूप में सिलिकॉन ऑफ वैली इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए क्योंकि अब इन आपके राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उन क्षेत्र में बेहतर आधारिक संरचना है। वे जिनमें आगे बढ़े हुए राज्यों के पास बेहतर सिंचाई सुविधा है और जिनमें कुछ राज्यों में परिवहन की अच्छी सुविधा है, ये आपका बंदरगाह के निकट स्थित हैं। इनमें उन्हें अपने विभिन्न निर्माण उद्योग की आवश्यकता, कच्चे माल और आसानी से मिल जाता है। कर्नाटक में बेंगलोर जैसे शहर में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करता है क्योंकि वे विश्व स्तरीय आधारिक संरचना उपलब्ध कराएंगे। यह समस्त सहयोगी संरचना जो किसी देश के विकास को संभव बनाती है, उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती हैं और फिर आधारिक संरचना किसी प्रकार के विकास को संभव करती है। यानी कि यही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। और मल्टीनेशनल कंपनी को आकर्षित करने के लिए क्या चाहिए? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं पूछूं कि आधारिक संरचना आखिर में है क्या? क्लियर है? मैं आपसे पूछ लूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप किसको कहेंगे कि ये आधारिक संरचना है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो जैसे आप देखिए, कहीं पर रोड अच्छी हो, कहीं पर बिजली की सुविधा बढ़िया हो, पानी की सुविधा अच्छा हो,
हॉस्पिटल अच्छे हो, स्कूल अच्छा हो, रोड अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, रेलवे स्टेशन अच्छे हो, रेलवे की सुविधा बढ़िया हो, और हमारा ट्रांसपोर्ट में प्लेन वगैरह ये सब अच्छे हो, तो इन्हीं सभी को जो आपकी जरूरतें हैं इन्हीं को कहा जाता है आपका हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारिक संरचना। आधार मतलब बेस, बेस मतलब जिन चीजों पर विकास टिका होता है उसको ही आधारिक संरचना का नाम देते हैं। जैसे कह रहे हैं कि आधारिक संरचना औद्योगिक और व विपणन उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार वाणिज्य के प्रमुख में सहयोगी आपका सेवा प्रदान करती है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, पोर्ट्स, यानी कि कौन कौन चीज आती है आपका, सड़क आती है, रेल आती है, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल गैस पाइपलाइन, संचार, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल व स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल, बैंक व बीमा, इनको सबका आपका वित्तीय संस्थाएं हैं जो मुद्रा प्रणाली में शामिल है। इनमें से कुछ सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं और सेवा के उत्पादन पर पड़ता है, जबकि कुछ अन्य अर्थव्यवस्था का सामाजिक क्षेत्र के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग। कुछ लोग आधारिक संरचनाओं को दो श्रेणी में बांटते हैं। इसमें बांटते हैं आपका दो श्रेणियों में बांटते हैं, सामाजिक और आर्थिक। ऊर्जा, परिवहन, संचार श्रेणी आर्थिक में आते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आर्थिक संरचना के जो श्रेणी है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या चीज आती हैं ये थोड़ा सा जो है आपको पता होना चाहिए कि किस किस के अंतर्गत ये सारी चीजें आपका आती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आधारिक संरचना क्या है तो किनके डेवलपमेंट को आप क्या कहेंगे कि ये आपका आधारिक संरचना है। ये आपको इतना इसमें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी? देख लिया? चलिए, इतना हम इसमें देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको प्रासंगिक, आधारिक संरचना की प्रासंगिकता यानी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम बार बार चिल्ला कह रहे हैं कि भैया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और क्यों है जरूरी, थोड़ा इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्य कुशलता प्रणाली पर निर्भर करता है। बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जो कार्य कुशल प्रणाली है वो उसी पर आपका निर्भर करता है। और कह रहे हैं कि आधुनिक कृषि में बीज, कीटनाशक दवाइयां, खाद के तीव्र व बड़े पैमाने पर निर्भर करने को आपका इस पर सब क्या होते हैं, आधुनिकता सब चीज क्या आती है इस पर आपका डिपेंड होती है। ठीक, निर्भर करती है। इसके लिए यह आधुनिक सड़क, रेल, जहाजी सुविधा उपयोग करती हैं। वह वर्तमान समय में कृषि को बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकताओं के कारण बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर आपका निर्भर होना पड़ता है। कैसे होना पड़ता है? आपका इन सभी पर आपका निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, चलिए इतना देख लिया। अब कह रहे हैं कि संरचना सुविधा एक देश के आर्थिक विकास के उत्पादन के तत्व की उत्पादकता में वृद्धि करके उसकी जनता के नवीन कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान करती है और अपर्याप्त आधारिक संरचना से स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार का बुरा असर डाल सकता है। और कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अच्छी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास आधारिक संरचना नहीं होगी तो उस पर हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ेंगे, अनेक उसके बुरे असर पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अच्छे हॉस्पिटल नहीं होंगे और हम किसी घातक बीमारी से फंस जाएंगे और हम उसका इलाज ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे सामने क्या समस्या खड़ी नहीं होगी। और अगर हमारे पास जल की आपूर्ति नहीं होगी और हम लोग साफ सफाई नहीं रख पाएंगे तो क्या होगा, जल की आपूर्ति ना होने और साफ सफाई ना होने से हमारे पास क्या होगा, संक्रमित बीमारियां आ सकती हैं और अस्वस्थता में जो हम कमी आती है वो नहीं हो पाएगी और बीमारी के होने पर भी उनकी गंभीरता कम हो सकती है। जल सफाई व स्वास्थ्य के बीच स्पष्ट संबंध के अलावा यह भी हम जानते हैं कि परिवहन और संचार की संरचना सुविधाओं की गुणवत्ता का प्रभाव स्वास्थ्य की देखभाल पर पड़ सकता है। विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्र में परिवहन से जुड़े वायु प्रदूषण और बचाव जोखिम का असर आपका क्या है, रोगुणता पर आपका
पड़ता है। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है और हम लोग ये सब वायु, अगर हम लोग एयर पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, तो इसका सारा असर कहाँ है, हम लोगों को बड़े स्पष्ट रूप से आपका देखने के लिए मिल जाता है। और ये तो रियल है कि हम लोगों को उसका इफेक्ट जो है बड़ी आसानी से आपका देखने के लिए हमको मिल सकता है उसका। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, इतना देख लिया आपने। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये आपको बांध दिखाई दे रहे हैं, तो विकास के मंदिर बांध को किसने कहा था, ये आपके लिए एक शब्द है, यानी कि ये बात कोटेशन है कि जो हमारे यहाँ बांध है, जो डैम है, उनको विकास का मंदिर किसने कहा था, बताइए। ठीक है, एक बच्चे ने चैट के माध्यम से आंसर भेजा है कि जवाहरलाल नेहरू। सही बात है। अच्छा, किस पंचवर्षीय योजना में इनको लागू किया गया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि आधारिक संरचना की स्थिति पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने के लिए पूरा दायित्व सरकार का था, यानी कि जितना भी भारत में आधारिक संरचना बनेगी उसको बनाने और उसको डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? भारत सरकार की थी। किसकी थी? भारत सरकार की। लेकिन पाया यह गया कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश अपर्याप्त था। निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसा? जब आप अच्छे से बजट को पढ़ोगे, जब सरकार का बजट आपका आएगा फैब में, एक फैब को तो आप पढ़ना, उसमें लिखा होता है कि हम रोड, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए हम इतना % अपने बजट का या अपनी जीडीपी का हम लोग खर्च कर रहे हैं। क्लियर है? और इतना पैसा हम लोग हेल्थ में लगाएंगे, इतना पैसा हम लोग एजुकेशन में लगाएंगे, और इतना पैसा हम लोग ट्रांसपोर्ट में लगाएंगे, इतना पैसा हम डिफेंस में लगाएंगे, और इतना पैसा हम लोग आपका नई नई योजनाओं में गरीबी को दूर करने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए पैसा लगाएंगे। आजकल निजी क्षेत्र ने स्वयं और सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारिक संरचना के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। कैसा कर दिया है? एक अत्यंत भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। हमारी बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। विश्व में अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद ग्रामीण महिलाएं अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फसल का बचा खुचा गोबर और जलाऊ लकड़ी जैसे जैव ईंधन आज भी उपयोग करती हैं। क्या करती हैं? उपयोग करती हैं। ईंधन, जल और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। 2011 की जनगणना के आंकड़े यह बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवार में बिजली की सुविधा था। कि 2011 तक कितने थे? 56% लोगों के पास ही बिजली थी। यानी कि अगर 100% में से आप देखेंगे कि 56% तक ही लोगों के पास क्या था? बिजली की पहुंच थी। क्लियर है? जबकि 43% परिवार मिट्टी के तेल का उपयोग करते थे। आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम है, क्लियर है, उस पीडीएस सिस्टम में अगर आप देखोगे तो पीडीएस सिस्टम में साफ साफ और स्पष्ट था कि जो लोग गांव के हैं उन लोगों को आपका रोशनी करने के लिए कैरोसिन, जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं, वो आपका कंट्रोल की दुकान में सरकार द्वारा दिया जाता था। ठीक। और कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में 85% परिवार खाना बनाने के लिए जैव ईंधन का मतलब समझते हो? लकड़ी, कोयले पर आपका डिपेंडेंट है। कितना? 85% इसका इस्तेमाल है। केवल 31% ही ग्रामीण परिवार में लोग नल के पानी का उपलब्ध है, और 31% लोगों के पास क्या है? नल का पानी पीने का उपलब्ध है। लगभग 69% लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि से खुलेगा जो स्रोत है उसमें अपने क्या करते हैं? पानी को पीते हैं। और ग्रामीण इलाकों में केवल 30% लोगों के पास साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध है। कैसा है? साफ सफाई की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। देखिए, इसमें गांव में उपलब्ध कुछ आधारिक संरचनाएं सुविधाओं की तुलना में कुछ अन्य देशों में उपलब्ध सुविधाओं से की गई है। कैसे की गई है? उपलब्ध सुविधाओं से की गई है। यह है सर्वाधिक विवादित है कि आधारिक संरचना विकास की नींव है, लेकिन भारत में अभी भी इनकी बहुत कमी है।
आधारिक संरचना पर अब सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 30% ही निवेश करता है। कैसा है? सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 30% ही क्या है आपका निवेश करता है, जो कि चीन और इंडोनेशिया से काफी कम। और कह रहे हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि अब से कुछ दशकों के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। कि जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश हो रहा है, और जिस तरह से हम बेसिक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, और जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल आपका डेवलपमेंट हो रहा है, क्लियर है, और जैसे हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर आपका तेजी से ग्रो करेगा, और आपका जो हमारा सेकंड सेक्टर है आपका विनिर्माण, उसमें भी आपका बदलाव आ रहा है, तो इसी तरह से भारत क्या होगी, विश्व की सबसे बड़ी आपका तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। अब मेरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत विश्व की कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था है? चलिए बताइए, ऑप्शन देता हूं, 5वीं, 6वीं, 7वीं। देख लिया। भारत को आधारिक संरचना सुविधा में निवेश को बढ़ाना होगा, यानी कि भारत का में क्या करना होगा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या करना होगा, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना होगा। आज अगर हम किसी अच्छे मल्टीनेशनल हॉस्पिटल को हम लोग बनाते हैं, देखिए, तो पैसा लगाया ना, इन्वेस्टमेंट किया ना, और उसी इन्वेस्टमेंट से लोग आपका ट्रीटमेंट होगा, लोग ठीक होंगे तो पैसा देंगे, भले ही वो लॉन्ग टर्म में रिकवर होगा, लेकिन कितने लोग, कितने परिवार को हम स्वस्थ कर सकते हैं, जो शायद भारत की अर्थव्यवस्था में आपका सहयोग करते हैं या फिर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसों के लिए बड़ा ही आवश्यक है ये सारी चीजें। क्लियर है? देख लिया? चलिए, देख लिया इतना। किसी भी देश की आय में वृद्धि के साथ साथ आधारिक संरचना के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन, बिजली जैसी बुनियादी आधारिक संरचनाएं, सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है और उनकी बुनियादी उपयोग की मांगे पूर्ति करती हैं, वैसे वक्त में अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कम होती जाती है। कैसी है? कम होती जाती है। सेवा से संबंधित आधारिक संरचना की आवश्यकता पड़ती। यही कारण है कि उच्च आय वाले देशों में बिजली और दूर संचार की आधारिक संरचना का हिस्सा अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। अतः आधारिक संरचना का विकास आर्थिक विकास के साथ साथ होते हैं। काफी हद तक आधारिक संरचना सुविधाओं के पर्याप्त विकास व विस्तार पर निर्भर करता है। कैसा करता है? इन सभी पर निर्भर करता है। और औद्योगिक प्रगति, बिजली उत्पादन, परिवहन, संचार के विकास पर निर्भर करता है। और यह स्पष्टता है कि आधारिक संरचना की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो इसे आर्थिक विकास में गंभीर रुकावटें आएंगी। इस अध्याय में हमारा ध्यान दो प्रकार की आधारिक संरचनाओं की ओर होगा, जिनका संबंध ऊर्जा और स्वास्थ्य से है। तो हम बेसिकली इस पूरे में आधारिक संरचना में हम दो टॉपिकों को लेंगे जिन पर हम लोग बात करेंगे। तो एक है ऊर्जा और एक है स्वास्थ्य, यानी कि ऊर्जा और स्वास्थ्य को कैसे आधारिक संरचना में बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर हम पर पड़ेगा, कैसे वो राष्ट्र के डेवलपमेंट में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसके महत्व को हम लोग आपका इसी लेक्चर के अंतर्गत आपका गौर करके आपका इसको पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा पर ध्यान दीजिए, यानी कि एनर्जी यानी कि बिजली। बेसिकली हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही है कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और किस स्वरूप में उपलब्ध है हमारे पास एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पावर, ऐसे हम भी कह सकते हैं। ऊर्जा यही है। और कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्थान है, साथ ही साथ ये उद्योगों के लिए भी अनिवार्य है। इस दृष्टि से कृषि और उसके संबंध क्षेत्र में खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के उत्पादन और यातायात में काफी भारी स्तर पर होगा। और घरों में इसकी आवश्यकता भोजन बनाने, घरों को प्रकाशित करने, गर्म करने के लिए है। क्या आप ऊर्जा के बिना उपयोगी वस्तुओं को उत्पादन करके या सेवा की कल्पना कर सकते हैं? ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा की व्यवसाय और गैर व्यावसायिक स्रोत के होते हैं। ठीक है, लकड़ी, पेट्रोल, बिजली आदि हम खरीदकर हम उन्हें बेचा सकते हैं। और ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत में आपका जलाऊ लकड़ी और आपका कृषि का
तो कूड़ा कचरा और सूखा गोबर आता है, और ये व्यावसायिक क्योंकि हम बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत पानी को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं, जबकि गैर व्यावसायिक या पारंपरिक स्रोत पुरातन नमकीन हो सकते हैं। भारतीय परिवार में 60% से अधिक परिवार अपनी विनियमित भोजन गर्म करके आवश्यकताओं की ऊर्जा के लिए परंपरागत जो स्रोत हैं उन पर आपका डिपेंडेंट है, उन्हीं पर कैसे है आपका निर्भर है। यानी आज भी हमारे यहाँ 60% लोग के जो परिवार हैं वो भोजन गर्म करने या खाना करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ईंधन है, लकड़ी है, उसी पर आपका क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अब एक इमेज आपका देखिए, इससे क्या क्लियर हुआ, दो व्यक्ति हैं और साइकिल उनके पास है, वो लकड़ी को इकट्ठा कर रहे हैं। ऊर्जा का महत्वपूर्ण ईंधन की लकड़ी स्रोत है, इसको जलाते हैं और जलाकर क्या करेंगे, वो आपका अपने खाना बनाने के लिए और जो उनको उपयोग में चाहिए उनके लिए वो अपनी जो आपका जरूरत है उसका वो उपयोग कर। देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। बात करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों को हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, जो आपका परंपरागत स्रोत है उन्हें कहते हैं। ऊर्जा के लिए 3 और स्रोत हैं जिन्हें हम आमतौर पर गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। वे स्रोत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, उष्ण प्रदेश होने के कारण भारत में इनकी 3 प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए असीमित संभावनाएं हैं। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब कोई सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके, और ये सस्ती उपयोगी क्या है, आपका प्रौद्योगिकी की जा सके। व्यावसायिक ऊर्जा उपभोग पत्ती भारत में कुल उपभोग का 74% व्यावसायिक ऊर्जा को पूरा करेगा। इसमें लिग्नाइट कोयला शामिल है और 74% सबसे अधिक इसमें तेल, प्राकृतिक गैस, जल, नवीकरणीय संसाधन, जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर और आपके कृषि का कूड़ा कचरा आदि व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत का मुख्य उपयोग है। और भारत में कुल ऊर्जा का 26% से ज्यादा भारत के ऊर्जा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका अर्थव्यवस्था से संबंध है। हमें पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए आयात पर निर्भर करना पड़ता है और निकटतम भविष्य में इसकी निर्भरता में क्रमिक वृद्धि होगी। सारणी 8.2 में व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग और क्षेत्रवार पत्ती दी गई है। 1853-54 में परिवहन व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोग है, लेकिन परिवहन क्षेत्र में अंश में निरंतर गिरावट आई है, जबकि घर और कृषि तथा अन्य उपयोग में वृद्धि हो सकती है। समस्त व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग में तेल और गैस का अंश सबसे अधिक है। आर्थिक विकास की तीव्रता के साथ साथ ऊर्जा के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। ठीक, ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, यानी कि किस तरह से आप पूरा इसमें चार्ट को समझ सकते हैं कि भारत में कितना % आपका कहां आपका उद्योग में हमारे पास ऊर्जा है। 10% हम लोग तेल से, 9% देखिए तेल में कितना 10%, प्राकृतिक गैस में 9, जल संसाधन नवीकरण में 7% है। क्लियर है। और 74% में सबसे ज्यादा आपका क्या है, लिग्नाइट जो कोयला है वो आपका शामिल है ऊर्जा के रूप में हमको क्या है, ऊर्जा देने की। चलिए देख लिया। अच्छा, ये आपने किसी बच्चे ने पवन चक्कियां देखी हैं, कैसी होती हैं, कैसे आपका बिजली बनाती हैं, और भारत के किन किन आपका राज्यों में सर्वाधिक रूप में हमको देखने के लिए मिलती हैं, कोई बता सकता है बच्चा पवन चक्कियों के विषय में? ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप में, जिसे हम प्राय आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक माना जाता है, बिजली आती है। किसी देश की आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राय बिजली की मांग अभिवृद्धि की सकल उत्पाद दर में ऊंची है। अध्ययनों से पता चला है कि 8% प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होने के लिए बिजली की आपूर्ति में अभिवृद्धि का प्रतिवर्ष लगभग 12% होना चाहिए। कितना % होना चाहिए? अगर आप चाह रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में रेट उसका ऊपर है तो 12%। ये हमारे पास एक
चार्ट है। टोटल हमारे पास जो ऊर्जा है किस किस रूप में आती है, ये हीट का दिखाया है, जल का दिखाया है, परमाणु का दिखाया है। तो उष्मीय रूप से हमारे पास सबसे ज्यादा मिली, लगभग 82%। कितना है? 82%। जल के रूप में हमको दिखाया है, जल के से जो बिजली है लगभग 8.5%, और आपका परमाणु से आपका 2.5%, और नवीकरणीय से आपका 7%। तो इस रूप में टोटल भारत में हमको बिजली प्रोडक्शन जो है, या बिजली जो हमको देखने के लिए मिलती है, वो बेसिकली इसमें हमको इस रूप में मिलती है। क्लियर हुआ बच्चों कि हमको जो ऊर्जा है आपका किन किन वाप के माध्यम मिलती है, और आधारिक संरचनाओं में हम जो हेल्थ और आपकी उष्मा है यानी कि जो ऊर्जा है उसको हम लोग आपका देखेंगे और उसी का अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज के चैप्टर में इतना ही। आप लोग रिवीजन करिए, कोई डाउट कोई क्वेरी हो मुझसे पूछिए। फिलहाल आज के इतना, धन्यवाद।